नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल इन खबर। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और हमारे साथ है तिवारी जी। भारतीय राजनीति में आज एक नया अध्याय लिखा जाएगा। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि किसी ने सही कहा है, राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती, और कुछ ऐसा ही हुआ आज जब 8:05 राजभवन में देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। किसी ने न शायद सोचा था, क्योंकि कल जिस तरह से मीटिंग्स का दौर जारी था, उद्धव ठाकरे की मुलाकात शरद पवार से हो रही थी, कांग्रेस भी वहां पर मौजूद थी, और उसके बाद जब शरद पवार बाहर निकल के आए थे तो उनका एक बयान सामने आया था कि उद्धव के नाम पर सहमति बन गई है। उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज ये तीनों पार्टियां गवर्नर से मिलेंगी और सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती हैं और किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन रातों रात ऐसा क्या हुआ कि पवार सोते रह गए और भतीजे ने सरकार बना ली। तिवारी जी, इसे क्या समझा जाए, किसका मास्टर स्ट्रोक समझा जाए, जिससे हम अब तक सोच रहे थे कि किंग होगा, वो यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और एनसीपी इस बात पर लड़ती रह गई कि हमारा स्पीकर कौन होगा, और उधर एनसीपी के ही एक अजीत पवार ने पार्टी एक परिवार एक उप मुख्यमंत्री बन गए। देखिए, दो ही संभावनाएं हैं। एक तो संभावना ये है कि वास्तव में भतीजे ने चाचा का विद्रोह किया हो, जो 1978 में खुद शरद पवार कर चुके हैं, वो भी इन्हीं परिस्थितियों में कुछ इसी तरीके से सीएम बने थे। और दूसरी संभावना जो अभी मुझे ज़्यादा लग रही है, शरद पवार की जो हाल की जो पिछले 1-1.5 हफ्ते की गतिविधियां रही हैं, जिस तरीके से 5 मैं घटनाएं आपको गिनाऊंगा। जिस तरीके से सबसे पहले एनसीपी को जब मौका मिला राज्यपाल के पास जाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तो उन्होंने जो है 3 दिन का समय मांग लिया। इसके लिए कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया था, शिवसेना को भी विश्वास में नहीं लिया था। तो पहला घटनाक्रम वो। दूसरा घटनाक्रम कि कांग्रेस ने चिट्ठी तैयार कर ली थी शिवसेना को समर्थन देने के लिए, लेकिन एनसीपी ने मना कर दिया था। दूसरी बात। तीसरी बात कि जब भी उनसे ये पूछा गया कि सरकार कब तक बन रही है, तो हमेशा उन्होंने यही कहा कि ये बीजेपी और शिवसेना, ठीक है, वक्त लगेगा, जिनको बहुमत मिला है वो बताएं, ठीक है। इसके बाद जब सोनिया गांधी से मिलने के लिए गए और सोनिया गांधी से मिल करके फिर आए दूसरी मुलाकात, तब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने यही बात बोली कि जो है अभी ऐसी तो कोई बात नहीं, सरकार बनाने को लेकर बात नहीं हुई, ठीक है। और उसके बाद जो उन्होंने बयान दिए, कल से पहले शरद पवार ने जितने भी बयान दिए थे, उसमें हमेशा वो रहस्य बना के रखते थे, जिसपे कि संजय राउत ने ये कहा था कि शरद पवार को समझना 100 जन। एक और अहम बात यहाँ पर तिवारी जी देखने को मिली थी, जब शरद पवार की मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री मोदी से, संसद में उनका जिक्र किया था, उनकी तारीफ की थी, और उसके बाद मुलाकात हुई थी। कांग्रेस ने टाइमिंग पर भी सवाल उठाए थे। मेरा ये सवाल है और मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरह से देश सकते में है, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ सुबह उठते ही देखने को मिलेगा। क्या ये कांग्रेस का, क्या ये एनसीपी का, क्या ये शिवसेना का बहुत बड़ा फेलियर नहीं समझा जाए? क्योंकि 24 आज से ठीक 1 महीने पहले, 30 दिन पहले नतीजे आ गए थे। सबको पता चला था कि सबसे बड़ी 145 नंबर किसी पार्टी को नहीं मिले हैं। सबको पता था कुछ ना कुछ होगा, ऐसे ही करके 12 तारीख को प्रेसिडेंट रूल लग गया। लेकिन एक तरह से हर पार्टी के पास 1 महीने का वक्त था। क्यों नहीं इन पार्टियों ने इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाया कि इस टाइम के विदिन वो सरकार फॉर्म कर लेती? एक्चुअली इसकी सबसे बड़ी वजह है, देखिए, इन लोगों ने देर तो लगाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन होने जा रहा था वो बेमेल गठबंधन था। एक दूसरे के खिलाफ आप चुनाव लड़े थे, नीति सिद्धांत आपके कहीं मिल नहीं रहे थे। इसके बावजूद आप, क्या एनसीपी और बीजेपी का गठबंधन की कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है? ये भी बेमेल है, लेकिन एनसीपी का कोई नीति सिद्धांत नहीं है। जिधर सत्ता मिल जाए, आज तक एनसीपी का, जैसे सोनिया गांधी के कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है, कांग्रेस के साथ शरद पवार क्यों अलग हुए थे? क्योंकि विदेशी मुल्क को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, इस आधार पे हुए थे। तो फिर गठबंधन भी नहीं होना चाहिए, वो विरोध तो है ही। तो दरअसल एनसीपी के साथ ये रहा इन तीनों दलों में कि उसके लिए माना जाता रहा कि वो बीजेपी को भी सूट कर रही है, शिवसेना को भी सूट कर रही है, कांग्रेस को भी सूट कर रही है। तो एनसीपी को लेकर कभी कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं रहा कि इनको सिद्धांत आड़े आएगा। जहाँ तक बात आपने उठाया कि क्या ये फेल्योर नहीं है, निश्चित रूप से है। यदि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, फेल्योर तो हमारी और आपकी भी है। मीडिया ही कहाँ भांप पाई। मीडिया सिर्फ इतना ही तो कहती रही ना कि डबल गेम कर रहे हैं पवार साहब, डबल गेम कर रहे हैं। क्या किसी को पता था कि मिडनाइट गवर्नमेंट जो है ऐसे ऐसे बनेगी? किसी को नहीं पता था, किसी ने सोचा ही नहीं था। संजय राउत के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज सुबह 7 बजे मैंने उनका फोन पर ट्वीट देखा था, जिसने जिसने हंसी उड़ाई है उसने इतिहास रचा है। उनको खुद को नहीं पता होगा कि 8 बजे कुछ ऐसा भारत में
में महाराष्ट्र की राजनीति ऐसा कोई इतिहास दर्ज करेगी। दुष्यंत कुमार की कोई कविता नहीं सुनाई आज उन्होंने अपने आज प्रेस सुनाते ब्रीफिंग कैसे? में। आज तो मैं उद्धव ठाकरे का चेहरा पढ़ रहा था और सुप्रिया सुले, दो लोगों का मैं चेहरा पढ़ने की सुप्रिया कोशिश सुले। की। सुप्रिया सुले के आंखों में आंसू थे। उद्धव ठाकरे शरद पवार के साथ पीसी में बैठे थे, लेकिन एकदम गंभीर बने हुए थे। बाद में थोड़ा बहुत उन्होंने बोला। सबसे बड़ी बात जहां से लगा कि हाँ कोई खेल चल रहा है, जो स्पीकर ने मीटिंग बुलाई थी संसद का सत्र शुरू होने से पहले, उसमें जो रामदास अठावले ने बात बोली थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रामदास अठावले खुद और जो शिवसेना संसदीय दल के नेता थे, वहाँ पे जो उन्होंने सरकार की चर्चा छेड़ी और जो अमित शाह ने जवाब दिया कि आप निश्चिंत रहिए सरकार बनेगी हमारी, वहाँ से लग रहा है कि ये सब कुछ प्री प्लान वे में चल रहा था। और इसीलिए वह 75% ये जाता है कि शरद पवार की मिली भगत से वैसे ही ये सब कुछ हुआ है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की मिली भगत से अखिलेश यादव को जो है सक्सेशन। पर क्या इसमें क्या समझा जाए, किसने मास्टर स्ट्रोक किया? अजीत पवार रातों रात इतने बड़े नेता बन गए कि उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। कांग्रेस, अभिषेक मनु सिंघवी ने सुबह सुबह कहा कि जब मैंने ये खबर पहले देखी तो मुझे लगा ये खबर गलत है, ये खबर झूठी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कांग्रेस का देखिए, ये जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी तीनों दलों की 12:30 बजे, वो हुई नहीं। उससे पहले कांग्रेस, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, कांग्रेस के सारे नेता वहां से निकल गए। ये भी एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है कि कांग्रेस के माइंडसेट में कांग्रेस को शरद पवार को लेकर कोई ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि शरद पवार इसमें न मिले हो, यह संभव नहीं है। दरअसल जो सुबह सुबह अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया कि पवार साहब तुसी ग्रेट हो, उसमें तंज है, ठीक है। तो कांग्रेस ये अभी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शरद पवार का कितना रोल है, इसीलिए जल्दीबाजी में वो पीसी में आई नहीं। वहीं पे सारे नेता मौजूद हैं, ठीक है। और पीसी किसकी हुई? एनसीपी और शिवसेना की। बाद में अहमद पटेल और खड़गे जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों की मुंबई में पीसी हुई, ठीक है। तो कांग्रेस ये सोच रही है कि पहले ये मुतमईन हो लिया जाए कि क्या वास्तव में शरद पवार का डबल रोल है। यदि डबल रोल है तब तो ठीक है, लेकिन यदि डबल रोल नहीं है तो चूंकि वो हमारे एलआई है, तो इतना जल्दी कांग्रेस इस वक्त इस स्थिति में थोड़ा है कि उसके साथ बहुत कम दल बचे हुए हैं कि वो इस बात पे गठबंधन तोड़ ले। कांग्रेस फूंक फूंक के कदम रख रही है। और अहमद पटेल जो पीसी कर रहे थे उसमें भी वो फूंक फूंक के सवालों का जवाब दे रहे थे, शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कर रहे थे। तो ये तो तय मानिए कि बेशक उद्धव ठाकरे नहीं बोल रहे थे, लेकिन बुरा तो उद्धव ठाकरे को भी लगा है कि एनसीपी ने कहीं डबल गेम तो नहीं कर दिया है। और कांग्रेस को तो लगी रहा है कि आपने एक जगह नहीं, कदम कदम पे हमें आपने चीट किया, धोखा दिया। यदि धोखा नहीं दिया होता तो शायद अब तक की गवर्नमेंट बन गई होती। तो उसी को वो पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। 75% मैं मान के चल रहा हूँ कि शरद पवार की इसमें मिली भगत है। 25% ऐसा लग रहा है कि जो सुप्रिया सुले, जो राजनीतिक वारिस बनने की बात है पवार फैमिली में, तो यहाँ पे देश में अपने जितने क्षेत्रीय छत्रप है, क्षेत्रीय दल है, उन सारे परिवारों में जहाँ बेटा भतीजिया दोनों जगह है, वो सब लड़ाई चल रही है। यादव परिवार का, यादव, शिवपाल यादव एक तरफ थे, अखिलेश यादव, आप करुणानिधि के परिवार में देख लीजिए, दोनों बड़े छोटे भाई जो सौतेली माँ से हैं उनमें चल रहा है। सब जगह बाल ठाकरे की पार्टी, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, सब जगह ऑलमोस्ट एक्सेप्शन को छोड़ के हर जगह वहाँ पे हमने ये देखा है कि सभी लोग लास्ट में अपने पुत्र मोह या पुत्री मोह में गए हैं अपने ब्लड के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि जैसे ये सुप्रिया सुले की तरफ झुके हुए से दिखे, और अभी अजीत पवार का बेटा जो समर्थ चुनाव लड़ा था वो चुनाव हार गया। कहते ये हैं कि उसके टिकट को लेकर ही घर में कलह हुई थी, ठीक है। तो उन्हें ये लग रहा है कि चाचा ने साथ दिया, चाचा ने साथ नहीं दिया होता, मतलब दे दिया होता, तो शायद वो चुनाव नहीं हारते। और अजीत पवार को ये लग रहा है कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले हमारा हक मार रही हैं, तो वो अपने इंडिपेंडेंट अपने राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए उन्होंने ये रिस्क लिया है। लेकिन इस रिस्क में क्या है कि 22 विधायकों का दावा किया जा रहा है, यदि चाचा शामिल नहीं है विद्रोह में, तय मानिए बहुमत साबित करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो शरद पवार साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे। और यदि शामिल है चाचा, तब इस सरकार को रोक नहीं सकता कोई। अब तक जिस तरह से हमने देखा है, कल रात से लेकर आज तक जितने भी पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हुए हैं, तिवारी जी, आपको क्या लगता है, क्या ये एनसीपी की बहुत बड़ी जीत है या ये बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा यहाँ से एनसीपी का? एनसीपी का देखिए क्या है ना कि बेशक राजनीति किसी भी दौर में जा चुकी हो, साख बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि एनसीपी की साख गिरी है खासतौर से शरद पवार की भी। इस उम्र में आकर के आप इस तरीके से के डबल गेम कर अगर उन्होंने की हो ऐसी राजनीति, अभी तक न भी किया हो, तो ये जो पिछला डेवलपमेंट है ना, वो मजबूर कर रहा है सोचने के लिए कि शरद पवार ने किया 1978 में, आपने यही किया, आज तक तोड़ फोड़। और लेकिन तिवारी जी देखिए, जनता जागरूक है, ये बात हमें समझनी होगी और अपने दर्शकों को भी
पहुंचानी होगी कि जनता जागरूक है, जनता समझती है कि किस तरह पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज हुआ है और आने वाले समय में भी जो चुनाव होने वाले हैं इसका क्या एडवांटेज इन्हें झारखंड में मिलेगा, जो रातों रात उन्होंने सरकार बना ली। एक नुकसान तो होने जा रहा है, वो बहुत सारे लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आप अपने एलआई के साथ कर क्या रहे हैं। झारखंड में इनका आजसू के साथ गठबंधन टूट चुका है, लोक जनशक्ति पार्टी के साथ टूट चुका है, जेडीयू के साथ टूट चुका है। ठीक है कि उनकी डिमांड जायज़ है, जेन्युइन है, नहीं है, वो अलग की बातें है। वहाँ पे आपका गठबंधन टूट चुका है। अगले साल बिहार में चुनाव है, वहाँ पे जेडीयू के साथ आपकी ऑलरेडी तनातनी चल रही है। किस बात को लेकर के? बड़ा भाई और छोटे भाई को ही लेकर के। शिवसेना आपका सबसे पुराना सहयोगी दल था, ठीक है, शिवसेना के साथ हो गया, ब्रेक हो गया। अब बचता है एक और आपका अकाली दल। आपको याद होगा कि अकाली दल जब पंजाब में चुनाव हुए तो अकाली दल के साथ भी इनकी तनातनी हुई थी। इवन हरियाणा चुनाव में भी अकाली दल को लेकर के तनातनी हुई थी। तो ये जो मैसेज जा रहा है कि बीजेपी जैसे जैसे मजबूत हो रही है, अपने जो पुराने तानाशाही कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो छोटे दल हैं उनके साथ क्षेत्रीय खास तौर पर वो खत्म होते जा रहे हैं, उनके साथ सहानुभूति लोगों की हो रही। देखिए शिवसेना की, और शायद यही वजह थी कि हरियाणा में इतना एडवांटेज मिला था कांग्रेस को, जबकि वो वहां सरकार नहीं बना पाई जहां उसे फास्ट एक्ट करना चाहिए था। अगर चौटाला को समय दिया गया होता 3 हफ्ते से ज्यादा तो शायद हरियाणा की तस्वीर कुछ और होती। यदि कांग्रेस वहां मन से चुनाव लड़ती होती जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही थी, तो हरियाणा की तस्वीर दूसरी उभरती। दूसरी बात कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव ने बीजेपी को मैसेज दे दिया है कि अब लोगों का जो बुखार है ना वो उतर रहा है, आपको लेकर के जो उत्तेजना थी वो सब डाउन हो रहा है। उन सब के बावजूद तिवारी जी, मेरा ये कंसर्न है, उन सब के बावजूद आखिरकार महाराष्ट्र में फडणवीस की सरकार बन गई, बीजेपी की सरकार बन गई। अच्छा, इन सब में मैं आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भी है। आज की इस राजनीतिक दौर में कांग्रेस कहां पर है नक्शे पर? कह सकते हैं कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस बेचारी बनी हुई है। कांग्रेस को समझ में ही नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। आज सुबह दुविधा देखी, जैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया, उसके बाद 11:30 के प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने टाली। उसके बाद उसी मुंबई में होते हुए इन लोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गई, चिट्ठी तैयार रखी हुई थी सोनिया गांधी, वो चिट्ठी नहीं भेज पाई। तो कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है। बेटा महोदय नाराज होकर के विदेश घूम रहे हैं, संसद में नहीं आ रहे हैं, उसके इतने ज्यादा अंदर से कन्फ्लिक्ट हैं। संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग बोला है, मल्लिकार्जुन खड़गे पे आरोप लगाया है। तो जो उसके अंदर के अंतर विरोध है और कमजोरी है, उसकी वजह से वो कोई स्टैंड ले ही नहीं पा रही है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है कि कांग्रेस इन सब के बीच कहाँ पर है, और देखना और समझना ये ज़रूरी है कि सबसे बड़ा खेल क्या एनसीपी ने खेला है। क्या शरद पवार मास्टरमाइंड थे या शरद पवार को इन सब चीज़ों की भनक नहीं लगी थी? आने वाले समय में ये भी क्लियर हो जाएगा जैसे ही फ्लोर टेस्ट होगा और सरकार का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इन सब में बीजेपी ने बहुत बड़ा पासा मारा है, और जैसे कि हमेशा पाटिल ने कहा था, देवेंद्र फडणवीस ने कहा था और अमित शाह ने कहा था कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बीजेपी का होगा, देवेंद्र फडणवीस होंगे, आज वो सब सच हो गया। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।